हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, एजुकेशनल इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। ठीक है ना। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किस के बारे के अंदर। एक तो पढ़ेंगे शैक्षिक निरीक्षण, अर्थ, प्रकृति, विशेषता एवं उद्देश्य। शैक्षिक निरीक्षण, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्षेत्र, प्रकार, प्रवृत्तियाँ। शैक्षिक पर्यवेक्षण, अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं क्षेत्र। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रवृत्तियाँ, भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याएं, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक निरीक्षण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो निरीक्षण एक प्रारंभ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वुड घोषणा पत्र 1854 से माना जाता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक राज्य में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति दी जाएगी। इनका कार्य शिक्षा की स्थिति का सही प्रस्तुत करना था। ठीक है, इसकी सहायता के लिए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई थी। ये प्रारंभ में इंस्पेक्टर का कार्य नियमों को लागू करना और कमियों का पता लगाना था। ठीक है, फिर बाद में 1919 में सिलेंडर कमीशन के कार्य ने इनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। निरीक्षण इंस्पेक्शन अधिकांश जल्दबाजी में होता है तथा पठन विधिया व्यवस्था के संबंध में मैत्रीपूर्ण संबंधों में से रहित होता है, जबकि विद्यालय निरीक्षण के लिए ये महत्वपूर्ण है। 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। उसे तत्कालीन विद्यालय निरीक्षण की कमियों की ओर ध्यान में रखा गया। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 ने भी निरीक्षण की कमियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पर बिताते हैं वह कम है, बल्कि अधिक समय वे प्रशासनिक कार्यों को देखने में लगते हैं। निरीक्षण स्कूल में तानाशाह और सर्वे सर्वा बनाकर रहते हैं जो केवल दोष ही ढूंढते हैं। अधिकतर निरीक्षण औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। वे न तो शैक्षिक विकास पर और न ही स्कूल के विकास पर जोर देते हैं। निरीक्षण का दृष्टिकोण रचनात्मक न होकर विध्वंसात्मक होता है। स्कूलों की संख्या के अनुपात में निरीक्षक की संख्या कम होती है, अतः वे पूरे स्कूल को नियमित रूप से नहीं देख सकते हैं। फिर बात के अंदर आ जाता है शैक्षिक निरीक्षण, एजुकेशनल इंस्पेक्शन। शाब्दिक दृष्टि से किसी वस्तु का अवलोकन करना, उनकी जांच करना निरीक्षण कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका संबंध शैक्षिक कार्यों का अवलोकन करने से होता है। निरीक्षण सब सामान्यतः सुव्यवस्थित परीक्षण या औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। व्यापक अर्थ में शैक्षिक निरीक्षण से आश्चर्य शैक्षिक संस्थानों के निरीक्षण से होता है, जिसमें अधिकृत व्यक्ति विद्यालय में संपादित की जाने वाली शैक्षिक क्रियाओं, दशाओं तथा तत्संबंधित सूचना राज्य केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। अन्य शब्दों में शैक्षिक निरीक्षण एक ऐसा प्रकरण है जिसमें पूरे शैक्षिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि शैक्षिक संस्थान शिक्षा के उद्देश्यों की कहाँ आपूर्ति कर रहे हैं। फिर आ जाता है वेबस्टर। शब्दकोश के अनुसार शिक्षक निरीक्षण का अर्थ विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण जांच करना कहा जा सकता है। डॉक्टर S.N. मुखर्जी के शब्दों में वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। निरीक्षण ही एक आधार है जिस आधार पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्य बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार शैक्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक संस्थानों का उनके क्रियाकलापों और दशाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। इस प्रकार मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में त्रुटियां ढूंढना, शिक्षक गैर शिक्षक कर्मियों तथा विद्यार्थियों के अनुशासन की जांच करना होता है। इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी के निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति। शैक्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है। यह मुख्यतः शैक्षिक संस्थानों से संबंधित होता है। इसकी परिधि में शैक्षिक क्रियाकलापों, शैक्षिक दशाएं, वित्तीय दशाएं आदि समाहित होती है। यह सूचना प्रदायी होता है। फिर आ जाता है शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं। निरीक्षण प्रक्रिया से निरीक्षक में विद्यालय के प्रति समझ उत्पन्न होती है जो विद्यालय की प्रगति का आधार का कार्य करते हैं। शैक्षिक निरीक्षण का औपचारिक और समयबद्ध प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अभिभावकों को विद्यालय के संबंध में समयबद्ध रूप से पर्याप्त सूचना प्रदान की जाती है। इसमें विद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के मध्य सहयोग की भावना का विकास होता है। शैक्षिक निरीक्षण से विद्यालय
कर्मियों में नैतिकता की भावना का विकास होता है तथा अनुशासन में वृद्धि होती है। शैक्षिक निरीक्षण के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आ जाता है यह शैक्षिक पद्धति का अवलोकन करने का एक सशक्त माध्यम है। इसकी सहायता से शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की कमियों को उजागर करता है। शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को पहचानना कर विद्यालय प्रशासन को उनसे अवगत कराना ताकि उनका समाधान कर पाठ्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। विद्यालय की शैक्षिक आर्थिक स्थिति के संबंध में शीर्ष प्रबंधन को सूचना करना होता है। फिर विद्यालय प्रबंधन में शासन को विद्यालय की गुणवत्ता में उन्नति के संबंध में सुझाव प्रदान करना ताकि विद्यालय के मानक एवं गुणवत्ता में विकास हो सके। फिर शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय की निष्पक्षता एवं मूल्यांकन करना, विद्यालय के संदर्भ में समाज को जानकारी प्रदान करना, विद्यालयों को प्राप्त अनुदान के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं के विद्यालय स्तर पर किए जा रहे क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, नए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। फिर आता है शैक्षिक निरीक्षण का क्षेत्र। देखो, जो शैक्षिक निरीक्षण का पद शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से संबंधित तथ्य निरीक्षण अर्थात पूरी शिक्षा व्यवस्था इसकी परिधि में समाहित है। शैक्षिक निरीक्षण मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल करता है। शिक्षण अधिगम संबंधित तथ्य, इसमें पाठ्य शिक्षक शिक्षण विद्या समय सारणी शिक्षण सहायक सामग्री सम्मिलित है। फिर है अनुशासन कक्षा के वातावरण के साथ संपूर्ण शिक्षण पद्धति पर प्रभाव डालता है। इसका निरीक्षण आवश्यक है। इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक, प्रबंधक, गैर शिक्षक कर्मियों के अनुशासन को भी शामिल किया जाता है। फिर बात के अंदर आ जाता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थी पर अमिट छाप छोड़ देता है। या तो इसका निरीक्षण इसका निरीक्षण आवश्यक है कि इसके अंतर्गत शिक्षक का विद्यार्थी के साथ कक्ष के अंदर में उससे बाहर किए जाना वाला व्यवहार, अन्य साथी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और गैर शिक्षकों कर्मियों के साथ किए जाने वाला व्यवहार सम्मिलित किया जाता है। फिर विद्यालयों की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था किसी भी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाला अनुदान, विद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में अर्जित कोष, विद्यालय की आर्थिक स्थिति तथा निरीक्षण किया जाता है। विद्यालय की शैक्षिक स्थिति, इसमें विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि का निरीक्षण किया जाता है। इसमें अध्यापन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, परीक्षा का आयोजन सही या एवं कदाचार मुक्त है या नहीं आदि को शामिल किया जाता है। विषय पर शिक्षक का स्वामित्व है। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, अतः उसे अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, अतः इस निरीक्षण में शामिल किया जाता है। फिर बात के अंदर आ जाता है विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विद्यालय पर क्रियान्वयन। इसके अंदर आता है सरकार एवं विद्यालय स्तर पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन भी शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र के अंदर आता है। फिर आता है विद्यालय की गुणवत्ता। विद्यालय की गुणवत्ता में उपरोक्त सभी तत्व शामिल किए गए हैं, अतः उपरोक्त सभी क्षेत्र का समग्र मूल्यांकन निरीक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आ जाता है शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार। नियमित आंतरिक निरीक्षण, यह एक निश्चित समय अंतराल पर अति अल्प अवधि के लिए नियमित रूप से किए जाने वाला निरीक्षण है। इस निरीक्षण में कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की जाती है। निरीक्षण का उद्देश्य निरीक्षणकर्ता पर निर्भर करता है, जैसे शिक्षकों की समय निश्चितता, विद्यालय की कार्य पद्धति का निरीक्षण। फिर है विद्यालय प्रशासन की जांच के लिए निरीक्षण। इस तरह के निरीक्षण विद्यालय प्रशासन के किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं, जैसे अनुशासन की समस्या या धोखाधड़ी के इल्जाम की जांच के लिए किए जाने वाला निरीक्षण। फिर निरीक्षण विशेष निरीक्षण, इस प्रकार का निरीक्षण विद्यालय के किसी एक पक्ष या कुछ थोड़े सीमित संख्या में पक्षों से संबंधित होता है, जैसे अंग्रेजी शिक्षण। फिर है अनुवर्ती शिक्षण, यह निरीक्षण पूर्व किए गए निरीक्षण का अनुवर्ती निरीक्षण होता है। इसमें निरीक्षक यह जांच करता है कि उसके द्वारा पूर्व निरीक्षण के समय दिए गए सुझावों सिफारिशों को विद्यालय में लागू किया गया है या नहीं। फिर है नए विद्यालयों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण। फिर आता है इसमें इस बात पर निरीक्षण किया जाता है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करता है नहीं। फिर संपूर्ण निरीक्षण, संपूर्ण निरीक्षण के अंदर आ जाता है इसमें निरीक्षण का दल कई दिनों तक सामान्य एक सप्ताह या उससे अधिक होता है।
फिर आ जाता है शैक्षिक प्रक्रिया के सभी पक्षों की जांच करता है, जिसमें विद्यालय भवन, उसके आसपास का परिवेश भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण का प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के 2 निरीक्षणों के मध्य न्यूनतम 3 वर्ष एवं अधिकतम 5 वर्ष का अंतर होता है। फिर बाद के अंदर आता है वित्तीय अवस्था संबंधी निरीक्षण। विद्यालय में वित्तीय उपर्धन की स्थिति में गैर व्यावसायिक आचरण की स्थिति में इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार उचित कार्यवाही के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजा जाता है। फिर जाता है आकस्मिक, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक किया जाने वाला निरीक्षण। फिर जाता है निरीक्षण की विधियाँ। देखो, निरीक्षण की विधियाँ, निरीक्षण की जो मेथड होते हैं ना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये आंतरिक हो सकता है जिसमें पूर्व सूचना निरीक्षण और आकस्मिक निरीक्षण होता है। फिर होता है बाह्य आंतरिक निरीक्षण। विद्यालय का जो निरीक्षण प्रबंध समिति और प्राध्यापक द्वारा किया जाता है वह आंतरिक निरीक्षण कहलाता है। यह निरीक्षण 2 रूपों में किया जाता है। पूर्व सूचना के आधार पर निरीक्षण। इस निरीक्षण के अंतर्गत निर्धारित सक्षम अधिकारी निरीक्षण की पहले सूचना देता है, तिथि निर्धारित करता है और किन तथ्यों का निरीक्षण करना है यह स्पष्ट करता है। निरीक्षण के सभी संबंधित व्यक्ति, प्राध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी, कार्यालय संबंधित व्यक्ति पूर्ण तैयारी करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। निरीक्षण के बाद अच्छाइयों और कमियों की रिपोर्ट विद्यालयों को दे दी जाती है, जिसमें विद्यालय उसके अनुसार सुधार कर सके। फिर बाद में आता है आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण, इस निरीक्षण के अंदर किसी प्रकार की कोई सूचना पहले से नहीं दी जाती, बल्कि सक्षम अधिकारी आकस्मिक रूप से विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। वह देखता है कि विद्यालय गतिविधियाँ, कार्यकलाप सही रूप से निर्धारित समय पर हो रही है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अध्यापक गृह कार्य देते हैं या नहीं, वे उसका निरीक्षण करते हैं या नहीं। इस प्रकार शिक्षकों की डायरी, वित्तीय रिकॉर्ड, छात्र संबंधी विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन सही रूप से हो रहा है या नहीं, इस निरीक्षण के द्वारा विद्यालय की सही स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर आता है बाह्य निरीक्षण। इस प्रकार का निरीक्षण बाह्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों का निरीक्षण करना। फिर यह निरीक्षण की गतिविधियों का प्रयोग पर्यवेक्षण में भी किया जाता है। फिर आ जाता है शैक्षिक निरीक्षण। योजना बनाना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना, फॉलोअप लेना। एनसीईआरटी के अनुसार निरीक्षण अवधि। एनसीईआरटी के अनुसार सर्वेक्षण के आधार पर निरीक्षण अवधि निम्न प्रकार से पाई जाती है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि 1 से 2 दिन, आकस्मिक निरीक्षण मात्र पाई जाती है। 1/2 से 1 दिन शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण हेतु लगाया जाता है। फिर बात के अंदर है वर्ष भर में एक इंस्पेक्टर प्राय 120 दिन निरीक्षण करता है। प्राय विभिन्न राज्यों में एक इंस्पेक्टर एक वर्ष में 100 स्कूलों को देखता है। एनसीईआरटी के इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि निरीक्षण कम अवधि के कारण औपचारिक मात्र रहे। फिर है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि। अतः शैक्षिक पर्यवेक्षण से तात्पर्य इससे उच्च दृष्टि या सुनियोजित कार्यक्रम से है, जिसकी सहायता से शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति और प्रभावशीलता लाई जाती है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री। पर्यवेक्षण का संबंध इन तीनों से है। पर्यवेक्षण का लक्ष्य शिक्षक को योग्य और प्रभावशाली बनाना है और शिक्षक की समग्र शक्ति को बालक के विकास में लगाना। शिक्षा कोष के अनुसार शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्न शामिल है: शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करना, संस्था के विकास तथा व्यवसायिक उन्नति के लिए प्रेरणा देना, शिक्षण उद्देश्यों, विधियों तथा सामग्री का चयन करना, आवश्यक सुधार करना, सभी क्रियाओं में सुधार हेतु मूल्यांकन करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण से अभिप्राय उन पर्यवेक्षण से है जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात विद्यालय के आंतरिक बाह्य क्रियाकलापों का सही प्रकार से मूल्यांकन करके उचित मार्गदर्शन द्वारा शैक्षिक विकास हेतु प्रेरित करना शैक्षिक पर्यवेक्षण है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में मानवीय और भौतिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। विल्स के अनुसार आधुनिक सर्वेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। बर्टन के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास सुनियोजित करता है। जॉन ए बटरकिट के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की प्रगति और शिक्षण अधिगम में सुधार से होता है। फ्रेड सी अय्या के अनुसार पर्यवेक्षण समझ शैक्षिक
प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। इस प्रकार पर्यवेक्षण शिक्षा प्रशासन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है जो समग्र अध्यापन व अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966 ने इसे रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य: शिक्षा संबंधी नवीन गतिविधियों तथा शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से परिचित करना, शिक्षकों की कार्य क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि करना, संस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना तथा संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना। सामूहिक सहयोग प्राप्ति के लिए विधियों साधनों का उपयोग ज्ञान कराना। फिर है शैक्षिक सुधारों में पहल करने तथा उन्हें विकसित करने पर बल देना, कर्मचारियों में परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं: पर्यवेक्षण सीखने सिखाने की क्रियाओं का विस्तार करता है। इसका क्षेत्र कक्ष तक ही नहीं वरन व्यापक है। पर्यवेक्षण में उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। पर्यवेक्षण परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह उचित निर्देशन देकर श्रेष्ठ नेतृत्व व उच्च कौशल का विकास करता है। फिर आ जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों को निरंतर प्रगति में सहायता करता है। यह छात्रों का विकास करता है और वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यह जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है। जनतंत्रीय मूल्य जैसे समानता, सहकार, व्यक्ति का सम्मान, संयुक्तता, सहभागिता का ध्यान पर्यवेक्षण में रखना आवश्यक है। पर्यवेक्षण वैज्ञानिक होता है, इसमें वैधता, विश्व संहिता तत्वों में क्रमबद्धता जैसे तत्वों का समावेश होता है। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। यह शैक्षिक प्रक्रिया वैज्ञानिक तकनीकी संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षी एवं पर्यवेक्षक के मध्य एक का हस्तक्षेप संबंध है। फिर है पर्यवेक्षण किसी पेशे को वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षण एक ऐसा संबंध समय के बढ़ता है। पर्यवेक्षण शिक्षक और प्रशासक को बीच एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता: शिक्षकों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना का विकास हेतु अध्यापक की कार्य कुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण आवश्यक है। पर्यवेक्षण छात्र तथा शिक्षकों को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायक है। यह अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करवाने में सहायता देता है। विद्यालय में उत्पन्न कुप्रवृत्तियों को दूर करने में सहायक होता है। पर्यवेक्षण विद्यालय वातावरण को सुधारने में सहायक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र: विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र के दो रूपों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, निर्देशनात्मक रूप। इसके अंतर्गत कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को दिए गए कार्य पर्यवेक्षण और प्राध्यापक द्वारा शिक्षक को दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण आता है। फिर आता है द्वितीय, मार्गदर्शन के रूप में। फिर इसमें शिक्षकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना, शैक्षिक त्रुटियां दूर करना, सशक्त शिक्षकों का विकास करना और अन्य शिक्षात्मक क्षेत्रों में शिक्षकों का विकास करना आता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र जो होता है पर्यवेक्षण निर्धारणात्मक भूमिका: कक्षा शिक्षण का निरीक्षण या अवलोकन, शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण, प्राध्यापक द्वारा शिक्षकों को प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण। यह पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंध भूमिका: शिक्षकों की व्यावसायिक समस्या और पर्यवेक्षण, शिक्षकों के गुण दोष तथा पर्यवेक्षण, शिक्षकों की शिक्षक त्रुटियों को दूर करते हुए उनकी क्षमताओं का विकास से संबंधित। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार: शिक्षा शब्दकोश में पर्यवेक्षण 23 प्रकारों का उल्लेख किया गया, जबकि बटगी ने भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर 5 प्रकार बताए हैं। देखो, भूमिका और दृष्टिकोण के आधार पर निरंकुश, निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण, ऑटोग्राफिक ऑब्जर्वेशन और करेक्शन सुपरविजन। फिर आता है नियंत्रणात्मक अथवा निरोधात्मक पर्यवेक्षण, प्रिवेंटाइव कंट्रोल सुपरविजन। फिर सहयोगी लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, कोऑपरेटिव डेमोक्रेटिक सुपरविजन। फिर आता है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, साइंटिफिक सुपरविजन। फिर आता है रचनात्मक पर्यवेक्षण, क्रिएटिव सुपरविजन। फिर बाद के अंदर आता है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, संशोधनात्मक पर्यवेक्षण, जिसे ऑब्जर्वेशनल और करेक्टिव सुपरविजन भी कहते हैं। यह परंपरागत पर्यवेक्षण है जो विषय एवं परिस्थिति के
संदर्भित करता है। इस पर्यवेक्षण में यह माना जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं विषयों की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं जिनका प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है, अर्थात यह नकारात्मक दृष्टिकोण छिद्रावेशी प्रकृति का होता है, तो इसे आधिकारिक या निरंकुश पर्यवेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में अज्ञान निर्देश एवं नियमों पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें पर्यवेक्षणकर्ता के आदेशों, नियमों और निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होता है। पर्यवेक्षण के पश्चात पर्यवेक्षण निर्धारित मापदंडों के आधार पर शिक्षण की सफलता को आंकता है। इस पर्यवेक्षण में शिक्षकों के नकारात्मक दृष्टिकोण तो होता है, जिसके कारण पर्यवेक्षण की सर्वाधिक आलोचना होती है। फिर है पर्यवेक्षण जो व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा वह है। फिर बाद में आ जाता है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। निश्चित समय, कार्य अवधि, कार्य व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त अधिकारी के व्यय से कार्यक्रम नियमित और विधिपूर्वक सफल होता है। दंड के व्यय से शिक्षक पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करते हैं। समय और साधनों की बचत होती है। कार्य प्रणाली में सुधारशीलता से होता है। फिर है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के दोष। यह अंधविश्वास एवं संकीर्ण मनोवृत्ति पर आधारित है। यह पर्यवेक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। यह व्यक्तिगत सृजनशीलता में बाधक है। यह छिद्रावेशी होता है। इसमें शिक्षकों की मौलिकता स्वतंत्रता का हाव होता है। यह मानवीय मूल्यों के विपरीत है, जो जनतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति में बाधक होता है। फिर है निरोधात्मक पर्यवेक्षण, कंट्रोल प्रिवेंटिव सुपरविजन। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रदर्शनात्मक एक शिक्षक को दोनों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग करता है। पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण आलोचनात्मक न होकर सुधारात्मक होता है। यह पर्यवेक्षण में निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के समान है। अतः केवल यह है कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण शिक्षकों की समस्या को जानकर उनके आधार पर सुधार के लिए कार्य करता है। इसमें उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार और अनुचित क्रियाओं हेतु दंड प्रावधानों द्वारा अधीनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रण किया जाता है। अतः इसमें पर्यवेक्षक के शिक्षण का अनुभव होना आवश्यक है, तो उसे पर्यवेक्षण तकनीकों में भी दक्ष होना चाहिए। इसमें कर्मियों के कार्यों पर नजर रखी जाती है ताकि वो समय पर और सही तरीके से कार्य पूरा कर सके, अर्थात नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक कर्मचारियों को गलती से बचने और समस्याओं को रोकने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर आता है सहयोगी लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, कोऑपरेटिव और डेमोक्रेटिक सुपरविजन। यह पर्यवेक्षण आधुनिक दर्शन के अनुरूप है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान व आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि सभी पर परस्पर सहयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की समस्या का निदान करने में सहयोग देते हैं। इसमें शिक्षक यह जानता है कि पर्यवेक्षण उसके शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा महत्वपूर्ण होती है। अय्यर के अनुसार सहयोग देते तो वह सहानुभूति लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण का आधार है। फिर आता है सहयोग या लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण के गुण। यह नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इसमें सामूहिक निर्णय आसानी से लागू हो जाते हैं। अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। लोकतांत्रिक मूल्यों तथा शिक्षकों के व्यक्तित्व का सम्मान किया जा सकता है। इसमें समग्र शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन असंभव है। स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा टीम वर्क को बढ़ावा देना होता है। फिर सहयोग या लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण के दोष। अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या अधिक होना, कुशल पर्यवेक्षकों की तुलना में अध्यापकों की संख्या अधिक होना, कभी कभी सामूहिक निर्णय की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के दोषों को छिपाने को प्रेरित कर देती है। अध्यापकों में मौलिकता की कमी आती है। निर्णय लेने में देरी, सभी को संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, साइंटिफिक सुपरविजन। यह पर एक सेकंड, देखो यह पर्यवेक्षण पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह क्रमबद्ध, वैध तथा विश्वसनीय होता है। अय्यर ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के 4 आधार बताए हैं: लचीलापन, नियोजन, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन। इस प्रकार वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के लिए पूर्व योजना, आवश्यकता अनुसार विधियों कार्य प्रणाली में लचीलापन, विषय वस्तु के पर्यवेक्षण के लिए वस्तुनिष्ठता तथा समुचित मूल्यांकन
विधियों को अपनाया आ जाना चाहिए। फिर वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के गुण। सर्वमान्य शैक्षणिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैध तथा विश्वसनीय विधियों पर आधारित होता है। यह किसी प्रकार के पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं होता है। अविश्वास की स्थिति में प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। इसमें इसके निष्कर्ष के आधार पर पर्यवेक्षण सिद्धांतों का विकास किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के दोष। अध्यापक व पर्यवेक्षक वैज्ञानिक विधियों में दक्ष नहीं होते हैं। पर्यवेक्षक उनके परिस्थितियों में व्यवहारिक निर्णय नहीं दे पाते हैं। इसमें प्रयोग दिए जाने वाले अनेक उपकरण जैसे वीडियो टेप, CCTV, कंप्यूटर आदि आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर बाद के अंदर आता है सृजनात्मक पर्यवेक्षण, क्रिएटिव सुपरविजन। रचनात्मक पर्यवेक्षण व्यक्तिगत सृजनात्मकता, मौलिकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको समुचित अवसर प्रदान कर उनके विकसित किया जा सकता है। इसमें समुचित व्यक्तिक अभिव्यक्ति, विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों में उस रचनात्मकता का विकास होता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षित स्टाफ की कर्मचारी के विशेष गुणों का पता लगाकर उन गुणों के विकास के लिए समुचित वातावरण उपलब्ध करवाता जाता, प्रोत्साहन देता है। इसमें पर्यवेक्षण का व्यवहार सहयोगी होता है। वह नवीन प्रयास और नवीन शैक्षणिक प्रयोगों को प्रोत्साहित करता है, उसकी सराहना करता है, जिससे छात्र, शिक्षक, विद्यालय और समुदाय की सृजनशील शक्तियों का विकास होता है। फिर आता है रचनात्मक पर्यवेक्षण के गुण। शिक्षकों और छात्रों के सृजनशील गुणों का विकास होता है। यह पर्यवेक्षण वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग करता है। नई शिक्षण विधियाँ के प्रयोग निरीक्षण के अवसर प्रदान होते हैं। नवीन कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। इसमें व्यवसाय संतुष्टि प्रदान होती है। फिर रचनात्मक पर्यवेक्षण के दोष। प्रत्येक विद्यालय शिक्षा विभाग और बोर्ड नियमों और निर्देशों का पालन करते हैं, जिससे नवीन प्रयोगों के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के अभावों के कारण नवीन प्रयोग संभव नहीं है। नेतृत्व अधिकार परिवर्तन के साथ नवीन प्रयोग समाप्त हो जाते हैं। फिर यह व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण। पैनल पर्यवेक्षण और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण। पैनल पर्यवेक्षण, पैनल सुपरविजन। इसमें पर्यवेक्षण एक विशेषज्ञ दल पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें सामान्यतः विशेषज्ञ, शिक्षण तकनीकी विशेषज्ञ तथा विभागीय अधिकारी शामिल होते हैं। देश के अधिकांश भागों में विद्यालय की मान्यता एवं कर्मोन्नति के लिए अब प्राय पैनल पर्यवेक्षण ही किया जाता है। पैनल पर्यवेक्षण की सबसे बड़ी समस्या है कि पैनल के सदस्यों में प्राय विश्वास की कमी देखी जाती है, जिससे आपसी समन्वय में समस्या आती है। फिर है व्यक्तिक पर्यवेक्षण, इंडिविजुअल सुपरविजन। व्यक्तिक पर्यवेक्षण एकल निरीक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, जो विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। यह पर्यवेक्षण व्यक्तिक कमियों को दूर करने में सहायक होता है। फिर है वर्तमान समय के पर्यवेक्षण के निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन के लिए, विद्यालयों को कर्मोत्तर व मान्यता प्रदान करने के लिए, विद्यालयों को अनुदान देने के लिए, विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षिक एवं आवश्यक उन्नयन के लिए। फिर बाद के अंदर आ जाता है पर्यवेक्षण की प्रवृत्तियाँ। वेबर ने पर्यवेक्षण के निम्न प्रवृत्तियाँ बताई है। समस्या का ध्यान करने के लिए शिक्षकों को विभिन्न समितियों में संगठित करना, विशेष प्रकरणों के लिए शिक्षक वर्ग की मीटिंग बुलाना, शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षणों में भाग लेना, एक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दूसरे विद्यालय को देखने जाना, व्यवसायिक पुस्तकालय की व्यवस्था करना, विस्कॉन्सिन, हार्वर्ड तथा मिनेसोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बार बटन तथा ब्रेकन ने निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ बताई है। प्रधानाचार्य द्वारा कक्षाओं का प्रदर्शन करना, प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर भाषण देना, छात्रों की विशेषताओं को जानने के लिए पर्यवेक्षण करना, शिक्षक वर्गों की औपचारिक मीटिंग बुलवाना, निर्देशन संबंधी सम्मेलनों का आयोजन करना तथा उनमें शिक्षकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, अध्यापन में सुविधा एवं सरलता की दृष्टि से पर्यवेक्षण की प्रविधियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ: सामूहिक ग्रुप टेक्निक्स, व्यक्तिगत इंडिविजुअल टेक्निक्स। फिर आता है सामूहिक तथा व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को निम्न 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ, मौखिक प्रवृत्तियाँ, निरीक्षणात्मक प्रवृत्तियाँ। भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है। पर्यवेक्षकों का अभाव, कार्यभार की अधिकता, पर्यवेक्षण कार्य शीघ्रता से होना,
पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षित न होना, अध्यापकों को समुचित निर्देशन न मिलना, उपयुक्त समय कारणों से पर्यवेक्षण कार्य निष्प्रभावी, अनुपयोगी तथा औपचारिक सा हो गया है। समय समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों ने पर्यवेक्षण संबंधी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1909 के अनुसार पर्यवेक्षण कार्य बहुत शीघ्रता से होता है। हटाक समिति 1929 के अनुसार पर्यवेक्षकों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण शिक्षा में अपव्यय की मात्रा अधिक हो जाती है। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1949 के अनुसार शिक्षा पर्यवेक्षण का कार्य यांत्रिक तथा नैतिक की रूटीन रह गया है। फिर शिक्षा माध्यमिक आयोग 1953 के अनुसार अनेक स्थानों पर पर्यवेक्षण केवल औपचारिक ही होता है। फिर बात के अंदर आ जाता है शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर। शैक्षिक निरीक्षण विद्यालय की कमियों को ढूंढने से संबंध रखता है, उन्हें दूर करने से नहीं। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों की जानकारी और सूचना प्रदान करना है। जबकि जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित होता है तथा तथ्यों की जानकारी और सूचना प्राप्त करने के साथ साथ उपयुक्त निर्देशन का प्रयोग किया जाता है, सुझाव भी दिए जाते हैं। फिर यह शैक्षिक निरीक्षण अल्प अवधि के लिए होता है। जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण अन्य विद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्य या इससे जुड़े व्यक्तियों के कौशल के विकास से संबंधित होता है, तो यह सतत प्रक्रिया है। शैक्षिक निरीक्षण बाध्यकारी अवसरों की प्रक्रिया जिसमें निरीक्षक एवं अधिकारी के रूप में होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक बाध्यकारी सहयोगी प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक एक परामर्शदाता के रूप में होता है। फिर है शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया में दायित्व बोध की कमी दिखती है, पर्यवेक्षण में दायित्व बोध से भरा होता है। शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया में नेतृत्व की भी कमी होती है और शैक्षिक पर्यवेक्षण की क्रिया में सृजनात्मकता नेतृत्व दिखाई देता है। फिर है शैक्षिक निरीक्षण अपने अधीनस्थों के कोई कार्य के लिए मजबूर होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित कर उनसे कार्य करवाते हैं। शैक्षिक निरीक्षण उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति के कंधे पर होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का दायित्व विद्यालय के विभिन्न व्यक्तियों जैसे प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, वरिष्ठ अध्यापक आदि में बटा होता है। फिर आता है शैक्षिक निरीक्षण एक प्राचीन धारणा है जो नकारात्मक दृष्टि पर आधारित है। फिर है शैक्षिक पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत नवीन अवधारणा है जो कि सकारात्मक दृष्टि पर आधारित है। फिर बाद में आता है शैक्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया से असंबंधित है। तो जो असंबंधित है ना वो है यह रचनात्मक होता है, यह क्या है असत्य है, बल्कि सारे सही है। जैसे कि यह एक औपचारिक प्रक्रिया है, मुख्यतः शैक्षिक संसाधनों से संबंधित है, यह है समुदाय सूचना प्रदाय होती है, ये गलत है। बाकी सारे से लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण का गुण नहीं है। तो जो गुण नहीं है ना वो नहीं है अध्यापकों की मौलिकता में वृद्धि, ये नहीं है, बल्कि सारे हैं। जैसे नेतृत्व की गुणों का विकास, अध्यापक संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। फिर शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र में शामिल है तो सारे ही शामिल है। प्रबंधक का अनुशासन, शिक्षण विधि है, शिक्षक का व्यवहार है, विद्यालय की आर्थिक समिति है। पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किया। शिक्षण निरीक्षण किस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण से भिन्न है? यह अल्प अवधि के लिए होता है। फिर बात यह है पर्यवेक्षण की प्रकृति होती है तो सभी सारे सही है। इसमें उचित समय मानवीय संबंध आवश्यक होते हैं। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षी एवं पर्यवेक्षक के मध्य हस्तक्षेप है। फिर है निरीक्षण व पर्यवेक्षण में अंतर है। तो जो अंतर है ना वो क्या है? निरीक्षण नेतृत्व के द्वारा ही संभव होता है, पर्यवेक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है। यह अंतर नहीं है, ये है। बल्कि यह पर्यवेक्षण क्या है? पर्यवेक्षण एक लोकतांत्रिक रूप से, बल्कि निरीक्षण एक सत्ता प्रदत्त रूप है, ये सही है। निरीक्षण का कार्य सूचना प्राप्त करना, लेकिन पर्यवेक्षण का कार्य क्या है? समुचित निर्देश देना है। निरीक्षण में जांच करने की भावना होती है, लेकिन पर्यवेक्षण में कुशल तकनीक उपलब्ध करवाने की भावना होती है। फिर यह शैक्षिक पर्यवेक्षक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण की कौन सी शैली अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सहयोगात्मक एवं परिणामदायक पर्यवेक्षण। फिर है वह पर्यवेक्षण कौन सा है जिसमें शिक्षक के श्रेष्ठ गुणों को पहचान कर उनको विकसित करने का अवसर दिया जाता है? रचनात्मक पर्यवेक्षण। फिर बाद के अंदर आ जाता है
तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसी के अंदर, वो है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इसके अंदर हम देखेंगे क्या शैक्षिक नियोजन, संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य है, संस्थागत नियोजन की विशेषता है, संस्थागत नियोजन के चरण है, संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया है, संस्थागत नियोजन का क्षेत्र है। राजस्थान में विद्यालय संस्थागत नियोजन फिर है बाद के अंदर आ जाता है शैक्षिक नियोजन जो है वो क्या है। देखो, जो शिक्षा समाज की आवश्यकता, मानदंडों व आदर्शों के अनुरूप संचालित होती है। देखो, योजना भावी कार्यक्रम, सबसे पहले ये देखते हैं योजना भावी कार्यक्रम, ये बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है। ये कहा था जोर में नहीं किया था, आप वापस आ जाते हैं। शैक्षिक नियोजन समाज की आवश्यकता मानदंडों व आदर्शों के अनुरूप संचालित करने के लिए वर्तमान की समस्याओं व भविष्य को चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर शैक्षणिक क्रियाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार करना है, इसकी योजना बनाना ही शैक्षिक नियोजन है। राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन का कार्य सचिवालय स्तर पर होता है। निदेशालय द्वारा नीतियों का सफल क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य स्तर पर निर्धारित नीतियाँ की अंतिम मूलभूत क्रियान्वयन इकाई विद्यालय है, क्योंकि जिन बच्चों को निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा देनी है उनका सीधा जुड़ाव विद्यालय से ही है। अतः विद्यालय स्तर पर राज्य द्वारा बनाई गई इन नीतियाँ या के सफल क्रियान्वयन हेतु एक प्रभावी संस्थागत नियोजन की जरूरत होती है। फिर यह नियोजन शैक्षिक नियोजन की परिभाषा। शैक्षिक नियोजन की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी है। कूड्स एवं ओडोनेल, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, ठीक है, पूर्ण करना है, पूर्ण निर्धारण ही नियोजन है। शैक्षिक नियोजन क्षेत्र से संबंधित पर्सन शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित ये पर्सन शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं हैंस एवं मेसी शैक्षिक नियोजन एवं शैक्षिक प्रबंधन का वह कार्य है जिसके अंतर्गत वह क्या करेगा के संबंध में निर्णय लेता है। यह एक प्रकार की निर्णय प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य भविष्य से संबंधित है। यूनेस्को छात्र में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहता है उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए लक्ष्यों को निश्चित करना, विवेकपूर्ण ढंग से चयन करना, निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना तथा योजना के क्रियान्वयन में श्रेष्ठ पूर्ति व श्रेष्ठ साधनों का विकास करना आवश्यक है। फिर बात के अंदर आता है शैक्षिक नियोजन के प्रकार। शैक्षिक नियोजन के प्रकार है तो अवधि के आधार पर है, दीर्घकालीन नियोजन और अल्पकालीन नियोजन। स्तर के आधार पर है उच्च स्तर नियोजन, निम्न स्तर नियोजन, आधार स्तर नियोजन, क्षेत्र नियोजन। फिर हम महत्व के स्थान पर परिमाणात्मक नियोजन है, गुणात्मक नियोजन है, प्रशासनिक नियोजन है, प्रबंधात्मक नियोजन है, संस्थागत नियोजन है। फिर संस्थागत नियोजन आधारभूत संगठन के स्तर पर नियोजन ही संस्थागत नियोजन कहा जाता है। विशेष शिक्षा में संस्थागत नियोजन का तात्पर्य विद्यालय स्तर के नियोजन से। संस्थागत नियोजन का आधार उपलब्ध संसाधनों द्वारा संस्थान की आवश्यकता या निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करना है। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों मानवीय, भौतिक व वित्तीय व कुशलतम उपयोग कैसे करें, शिक्षकों तथा कर्मियों का अभिवृद्धि कैसे करें, हम अपने ग्राहकों, विद्यार्थियों और अभिभावक को अधिकतम संतुष्टि कैसे प्रदान करना है। अतः विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती है। फिर संस्थागत नियोजन के उद्देश्य शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना, संस्था की शिक्षण प्रक्रिया को उचित निर्देश प्रदान करना, शिक्षकों को नवीन विधियों तथा नवीन पहलों विचारों के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संसाधन, अन्य संस्थागत सुविधाओं का सुधार करना, उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग करना, सामुदायिक संसाधनों एवं संस्थागत विकास हेतु सहयोग प्रदान करना, संस्थागत कार्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों से संस्थागत विकास हेतु सहयोग लेना, पाठ्य ऐसागामी कार्यक्रम को विकसित करना। फिर संस्थागत नियोजन की विशेषताएं। फिर नियोजन प्राचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों द्वारा पहचान की गई विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निर्मित होता है। यह उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है। यह समुदाय, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा अभिभावक की सक्रिय सहयोग वाली एक सहभागी प्रक्रिया है। यह लक्षणों
वो मुख्य होता है। यह प्रत्येक संस्था की अपनी एक योजना होती है, बजाय सभी संस्थाओं की एक कॉमन योजना के। यह विद्यालय के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करता है। यह विद्यालय सुधार एवं विकास को फोकस करता है। यह एक सतत विकास की श्रृंखला है जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो नियोजन एक लचीली प्रक्रिया है। फिर बाद के अंदर आता है नियोजन लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। यह सामूहिक समय कार्य टीम वर्क को प्रेरित करता है। संस्थागत योजना निर्माण के चरण सोपान। संस्थागत योजना निर्माण में निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरता है। विद्यालय की आवश्यकताओं का सर्वे करना, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वे आकलन करना, उनकी पंक्तियों, उनकी शक्तियों, कमजोरियों और चुनौतियों का कार्यक्रम के विकास के लिए योजना का प्रारूप ड्राफ्ट बनाना, जैसे भवन, उपकरण, पाठ्य सामग्री, विद्यार्थी हित, अनुदेशन सारणी, आंतरिक जांच आदि के संबंध में। डी ड्राफ्ट योजना को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। शिक्षक, छात्र, कर्मचारी आदि के साथ परिचर्चा के बाद योजना या कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, योजना या कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। फिर आ जाता है एक विद्यालय की सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार में आवश्यक सोपानों को उपयुक्त क्रम में लिखी है। तो कौन सा क्रम में है? कोट है, नीचे ही है। फिर बाद में आ जाता है संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया एनालिसिस। विद्यालय की आवश्यकता के संदर्भ में संस्था की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें आयाम निम्नलिखित है। संस्था का भवन, उपकरण व फर्नीचर की पर्याप्तता, लेबोरेटरी व लाइब्रेरी का उपकरण, कार्यक्रम जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, स्टाफ की जरूरत, परीक्षण तंत्र प्रक्रिया। फिर है सर्वेक्षण। सर्वे है विश्लेषण के आधार पर उपलब्ध संसाधनों तथा भविष्य में उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर सर्वे किया जाता है। सर्वे के अंतर्गत नामांकन, स्टाफ, उपकरण, पुस्तकें, परीक्षा परिणाम, संदर्भ में सांख्यिकी तथा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। मूल्यांकन है, सर्वेक्षण है, कार्यक्रम किया जाता है, कार्यान्वयन आता है, मूल्यांकन आता है। वे संसाधन जिनका सर्वे किया जाता है 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। विद्यालय के संसाधन, सरकार द्वारा प्राप्त संसाधन, समुदाय में उपलब्ध संसाधन। फिर सुधार कार्यक्रम इम्प्रूवमेंट। संस्थान को सुधार कार्यक्रम की एक सूची बनानी चाहिए। कार्यक्रम दीर्घकालीन, अल्पकालीन हो सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम निम्नलिखित विशेषता पर ध्यान देता है। संस्था के लिए उपयोगिता, वित्तीय संभावना, उद्देश्य स्पष्ट हो, कार्यक्रम की आउटलाइन निर्धारित हो टास्क के रूप में। प्रत्येक टास्क के लिए आवश्यक संसाधन व समय सारणी निर्धारित तथा परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता हो, स्पष्ट साझा दृष्टि हो, उपयोग प्रक्रियाओं का उपयोग हो, परिपक्व टीम का उपयोग हो। फिर क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन। सुधारात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग हर हाल ही में, जैसे किसी कर्मिक नियुक्ति की है तो उससे निर्धारित कार्य करवाना हो ही चाहिए। फिर बाद के अंदर है सभी स्टाफ के मध्य सहयोग हो, सभी के बीच कार्यों का विभाजन हो, कार्यक्रम के सफल संचालन के परिप्रेक्ष्य हेतु कमेटी का गठन करना, कार्यक्रम के लिए टाइम शेड्यूल बनाना। फिर आता है इवोल्यूशन। क्रियान्वयन के अंत में कार्यक्रम का मात्रात्मक एवं गुणात्मक आकलन होना चाहिए। इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं। सभी हितधारकों व शेयरधारकों में से फीडबैक लेना चाहिए। प्राप्त उपलब्धि का लागत सापेक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। फिर संस्थागत विद्यालय योजना का क्षेत्र। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय वार्षिक योजना तैयार की जाती है, जिसमें 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। फिर है शैक्षिक। पहला है शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। दूसरा है शैक्षिक क्षेत्र, पाठ्य सामग्री क्रियाएं। फिर है भौतिक संसाधन का क्षेत्र। फोर्थ है विविध क्षेत्र। फर्स्ट के अंदर देखते हैं हम शैक्षिक क्षेत्र के अंदर अध्यापक दैनिक डायरी, पाठ्यक्रम का विभाजन, गृह कार्य सुधार, श्रुति लेखक वर्तनी सुधार, नामांकन वृद्धि व ठहराव, टीएलएम का प्रभावी उपयोग, भित्ति पत्रिका है, निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक परीक्षण है। फिर एनसीसी स्काउटिंग है, किसमें शैक्षिक में इको क्लब है, एसयूपीडब्ल्यू कैंप है, उत्सव व जयंतियाँ है, प्रार्थना सभा है, पीटीएम या एमटीएम है, खेल कूद व्यवस्था है, बुक बैंक है। फिर भौतिक संसाधनों के क्षेत्र भवन निर्माण है, पानी की टंकी है, खेल का मैदान है, साइकिल स्टैंड है, वृक्षारोपण है, फर्नीचर निर्माण है, संदर्भ सुविधा है, छात्रावास है, पुस्तकालय निर्माण है। विविध क्षेत्र में जाते हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व है,
के कार्यक्रम की योजना को सम्मिलित किया जाता है विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यक्रम। किया जाता है संसद नियोजन के किस क्षेत्र में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया जाता है? तो मेरे ख्याल से भौतिक पक्ष होना चाहिए। फिर राजस्थान शिक्षा विभाग में संस्थागत नियोजन। देखो, जो शैक्षिक नियोजन को सफल बनाने की शुरुआत कोठारी की शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों के बाद आरंभ हुई थी। शिक्षा आयोग राजस्थान ने अगस्त 1968 में विद्यालय योजना की रूपरेखा निर्धारित की और प्रकाशित सन 1972-73। ऐसे यहाँ के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालय योजना एक अनिवार्यता बन गई है। इसमें अल्प विधि और दीर्घ विधि कार्यक्रम को समाहित किया गया है। उन्हें शैक्षिक, भौतिक तथा विभिन्न क्षेत्रों के चार पक्षों में बांटा गया है। आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 22 में उल्लेखित किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 3 वर्षीय बनाई जाएगी। राजस्थान में विद्यालय योजना 1968 से चल रही है। इसके दो स्तर है: विद्यालय स्तर पर विद्यालय योजना बनाना, जिला स्तर पर समेकित योजना बनाना। जिला योजना के अनुशंसा सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने कि जिले के समस्त विद्यालयों की योजना के आधार पर स्तर जिला योजना निर्माण की संस्तुति भी आबू संगोष्ठी 1968 में की गई है। इस प्रकार जिला शिक्षा समन्वय योजना का शुभारंभ सन 1972 से प्रारंभ हुआ। फिर बाद में है योजना का निर्माण। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संस्था प्रधान शिक्षक, छात्र, जन समुदाय, अभिभावक मिलकर विद्यालय योजना तैयार करता है, जो कि समस्याओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करता है कि योजना विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक समन्वय बिंदुओं को प्राथमिकता दे। संस्था प्रधान प्रत्येक समन्वय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का निश्चय करते हैं: कार्यक्रम प्रभारी, समन्वय, विधि, स्थिति, कार्यपद। फिर विद्यालय योजना निर्माण करते समय संस्था प्रधान से अपेक्षा है कि निम्न बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दे: कार्यक्रम संख्या का चयन, व्यवसाय रूप से 1 से 3 कार्यक्रम हो ताकि उनके लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो। योजना निर्माण के सोपान: कार्यक्रम का नाम, प्रभारी व सहयोग है, वर्तमान स्थिति है, आवश्यकता है, उपलब्ध संसाधन है, लक्ष्य है, अवधि है, क्रियान्वयन के चरण है और मूल्यांकन है। प्रत्येक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान प्रतिवर्ष अपने विद्यालयों की योजना अपने क्षमता, उपलब्ध साधनों और संस्था की अनुभूति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। प्रत्येक विद्यालय योजना में 3 मुख्य क्या है? प्रत्येक विद्यालय योजना के मुख्य 3 क्षेत्रों में समावेश किया जाता है: शैक्षिक, शैक्षिक, भौतिक है और विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य। क्षेत्र अनुसार उन्नयन बिंदुओं की सूची, आवश्यकता है, प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों के किन समुदाय बिंदुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। संस्था के प्रधान स्तर पर मासिक एवं त्रैमासिक प्रबंधन का प्रावधान किया जाए। अर्धवार्षिक एवं मासिक मूल्यांकन संस्था प्रधान द्वारा की तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी किया जाना अपेक्षित है। मंडलीय स्तर के अधिकारी एवं निदेशालय के विद्यालय योजना वर्णित समुदाय बिंदुओं की नियमित प्रगति जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अर्धवार्षिक एवं वार्षिक निश्चित समयावधि से भेजना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी, मंडल अधिकारी, निदेशालय से प्राप्त मार्गदर्शनों के आधार पर योजना के नियमित अपेक्षित सुधार भी किया जाना चाहिए। इस कदम में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल्यांकन पद्धति का निर्माण लक्ष्य या कार्य पद्धति के आधार पर ही होना चाहिए। प्रत्येक उन्नयन बिंदु का प्रगति सूचक ग्राफ बनाया जाए जिससे प्रगति का मूल्यांकन सहज हो सके। यथासंभव संख्यात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। फिर बात के अंदर आ जाता है योजना के प्रारूप। संस्था का योजना का प्रारूप 3 खंडों में विभाजित है। फिर प्राथमिक खंड: विद्यालयों की सामान्य परिचयात्मक सूचनाएं जैसे विद्यालय का नाम, संक्षिप्त इतिहास, नामांकन, संस्थापक भवन, मैदान, पुस्तकालय, परीक्षा परिणाम, आर्थिक संसाधन, राजकीय कोष, छात्र कोष, संस्था प्रधान का नाम व योग्यता, विद्यालय व परिवार की योग्यता। द्वितीय खंड: गत सत्र क्षेत्रवार कार्यक्रम उपलब्धियां। गत सत्र की वार्षिक योजना की उपलब्धियों का लेखा जोखा इस खंड में होता है जैसे क्षेत्र कार्यक्रम, निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धियां। तृतीय खंड: वर्तमान सत्र की कार्य और योजना के अंतर्गत कार्य का निर्माण, प्रभारी व सहयोगी, वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, उपलब्धि, साधन, लक्ष्य, अवधि, क्रियान्वित के चरण, मूल्यांकन। तृतीय खंड व सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि वर्तमान सत्र की योजना इसी में उल्लेखित है। फिर बाद के अंदर आ जाता है संस्थागत नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
तो है मेशी नियोजन एक तरीके की प्रक्रिया या क्रियाकलाप होता है जिसके माध्यम से जो प्रबंधक होता है वह भविष्य को देखकर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से विभिन्न कार्यों के विकल्पों को ढूंढने का प्रयास करता है। गुल्लक संस्थागत नियोजन एक तरीके से प्रबंधकीय कार्यों का एक समूह है या फिर एक ऐसा समूह होता है जो कि उपक्रमों को भविष्य हेतु इस तरीके से तैयार करता है कि जिससे व्यक्तियों और साधनों के उपयोग या उपभोग का निर्णय उपक्रम के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो सके। यदि संस्थागत नियोजन का तात्पर्य वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो भविष्य में आवश्यक उद्देश्य उनका विश्लेषण करना है, कार्यों का नियोजन करने से होता है। फिर है MBBUJ संस्थागत योजना उन कार्यों को समुच्चय है जिन्होंने संस्था द्वारा अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध संसाधनों या फिर भविष्य में उपलब्ध होने वाले संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। फिर JP नायक संस्थागत नियोजन एक तरीके से उल्टी पिरामिड की तरह दिखने वाली योजनाएं है। संस्थागत नियोजन को व्यापक आधार दिया जाना चाहिए तथा नियोजन की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। फिर EW फ्रैंकलिन ने संस्थागत नियोजन में शिक्षा सुधार के तो एक मील का पत्थर है। शिक्षा शैक्षिक प्रयास का केंद्र अध्यापक होता है। इस प्रकार की योजना द्वारा पहली बार अध्यापक समुदाय को शैक्षिक सुधार का नियोजन और संचालन बनाने का अवसर दिया जा रहा है। फिर बाद में आता है राजस्थान में संस्थागत नियोजन अपनाने की पत्र पर सिफारिश करने किस आयोग में की गई थी। 1964-66 में की गई थी। संस्थागत नियोजन की किसी पक्ष में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण को सम्मिलित किया गया है। यह कि शैक्षिक पक्ष में RTI अधिनियम 2009 को कौन सी धारा में विद्यालय विकास योजना का उल्लेख किया गया है, वह धारा 22 के अंदर। फिर राजस्थान में संस्थागत नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया गया था 1968 के अंदर अपनाया गया था। संस्थागत नियोजन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो नहीं है लचीली व कठोर नहीं है, जबकि लक्ष्योन्मुखी है। कौन सी है? लक्ष्योन्मुखी है, लोकतांत्रिक है, लचीली है, सभी। संस्थागत नियोजन का निर्माण किस स्तर पर किया जाना चाहिए, तो स्कूली स्तर पर किया जाना चाहिए। फिर क्या है? संक्षिप्त शब्दकोश ACBEF एडिशनल चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ADPC एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, BRCF ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, CBEO चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, CDEO डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CRCF क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दीक्षा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड एजुकेशन, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NIPUN नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, NMMS नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप, NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, PEEO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, POCCC प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल, पोस्टकॉम पोस्टकॉम प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग, RCSEE राजस्थान काउंसिल ऑफ एजुकेशन, RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, CSF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, SDMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कम्युनिटी, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SPILE सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, SCAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, UCEEO अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।